हेलो फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर आपके साथ फिर से आज डेप्रिसिएशन की बात करूंगा। हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन और मैंने इसे 3 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस किया है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं डेप्रिसिएशन की तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाने को कह रहा है या नहीं कह रहा। तो एक क्लास में हमने सीखा था कि अगर एसेट्स अकाउंट हो मतलब प्रोविज़न नहीं बनाना तो हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं। फिर हमने सीखा था अगर क्वेश्चन कहता है प्रोविज़न बनाना है तो हमें एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ता है कॉस्ट पर, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमें बनाना पड़ता है और इसके साथ साथ एक हमारे पास एसेट सोल्ड अकाउंट होता है जो कि हमारे लिए ऑप्शनल होता है। कई बार हम एसेट सोल्ड बनाते हैं और कई बार नहीं बनाते। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात की थी और ये भी बताया था कि सेम प्रिंसिपल लगते हैं अगर आपको कभी लगे कि एसेट की यूजफुल लाइफ में चेंज आ गया है या उसकी रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ गया है। इसे हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है कि इसे हम प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब बच गया है तो क्या, केवल और केवल इन सभी चीजों की प्रैक्टिस बच गई है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी चेंज ऑफ मेथड्स के आए हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पुराना AS6 कहता था चेंज ऑफ मेथड का ट्रीटमेंट अलग होगा, लेकिन अब जो करंट में पोजीशन है उसमें AS10 कहता है कि ये प्रोस्पेक्टिवली होगा एज रिकमेंडेड बाय AS5, ठीक है। तो आज की क्लास में सर हम क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम आपके साथ करेंगे प्रैक्टिस। कौन सी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो भूषण कुमार गोयल सर की बुक से प्रैक्टिस करेंगे। और क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर बड़ा प्रोसीजरल टाइप होता है, यहां पर रिपीटिटिव स्टेप्स होते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको बुक से ही समझाने वाला हूं। अगर आपको याद है तो आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ चेंज ऑफ मेथड में इलस्ट्रेशन नंबर 11 और 12 पढ़ी थी। अब टाइम आ गया है कि हम आगे बढ़ें और आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 13 डिस्कस करें। आइए जी। इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब क्या है, अकाउंटिंग की बुक्स में ऑथर क्या करते हैं, सॉल्व इलस्ट्रेशंस बना देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है कि हम उनको पढ़ें और उनको समझें। आप नो डाउट प्रैक्टिस करेंगे तो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझाऊंगा आज की क्लास में। क्वेश्चन कह रहा है ए परचेज ऑन 1 जनवरी सर्टेन मशीन फॉर 1,94,000 एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में वो बार बार रिपीटिटिवली बात करेगा। मशीन 1 खरीदी, मशीन 2 खरीदी, मशीन 1 बेची, मशीन 2 सेल कर दी, मशीन 3 परचेज कर ली और बाद में जाके कहेगा कि हमने डेप्रिसिएशन चेंज कर लिया। डेप्रिसिएशन का मेथड या तो डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा या स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग पे आ जाएगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग में आएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा, और अगर वो डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन पे जाएगा तो भी सिंपल हो जाएगा, लेकिन एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जा रहा है, बहुत आसान है। क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि विदाउट प्रोविजन या विद प्रोविजन। तो सबसे पहले नीचे की लाइन पढ़ लेता हूँ। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 15 to 18। कह रहा है मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ये कहता है विदाउट प्रोविजन काम करना है, और स्टूडेंट विदाउट प्रोविजन में तो वैसे ही कंफर्टेबल रहते हैं, पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो विद प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन सब तरह की करेंगे। ये एकदम बेसिक सिंपल
मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं अपनी एनर्जी क्वेश्चन को बनाने में ना लगा के समझाने में लगाने वाला हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आप भी मेरी तरह बुक से रीड करके काम करोगे। खैर, आप समझदार हैं। A purchased first machinery on 1st January 2015 machinery for 1,94,000 and spent 6,000 on its erection। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर कोई भी एक्सपेंस इंकर किया जाता है बिफोर द एसेट इज रेडी फॉर यूज, तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। यानी कि आपने मशीन को परचेज किया 1,94,000 में और आपने 6,000 पे किया उसकी इरेक्शन के लिए, तो आपको चाहे इंस्टॉलेशन की कॉस्ट दी जाए, मशीनरी की कार्टेज के बारे में बताया जाए, न्यू मशीनरी की इंश्योरेंस के बारे में बताया जाए, या उसकी इरेक्शन के चार्जेस के बारे में बताया जाए, ये सारी चीज़ें आपको एसेट को यूज़ करने से पहले ये अमाउंट भी पे करने पड़ते हैं। सो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन। हमने आपको लिख के भी दिखाया था कंसेप्ट के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी जो कंसेप्ट वाली शीट थी, हमने यहाँ पर कॉस्ट के बारे में बताया था। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट में मैंने बताया था कोई भी अमाउंट या तो आप पे कर चुके हैं तो भी वो कॉस्ट में आएगा, और अगर वो पे नहीं किया है, पेबल है, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी एक्रूअल अकाउंटिंग होती है, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट मींस अमाउंट पेड और अमाउंट पेबल। कौन सा अमाउंट पेड, कौन सा अमाउंट पेबल? फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो भी आपने दिया है, इंक्लूडिंग, साथ में शामिल कर लेना, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन पीपीई बिफोर द एसेट इज अवेलेबल और रेडी फॉर यूज। तो एसेट को कई बार इंस्टॉल करवाना पड़ता है, एसेट्स को कई बार उसकी बेस को इरेक्ट करना पड़ता है, तो वो हम कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। हमने एक बात और पढ़ी थी कि डू नॉट इंक्लूड रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस इन द कॉस्ट। अगर आपने जीएसटी पे किया है और वो जीएसटी आपको सेट ऑफ मिलने वाला है, तो फिर उसे कॉस्ट में इंक्लूड मत करना। ठीक है, आइए जी, यहाँ पर सिंपल हमने मशीन 1 परचेज किया है, तो मशीन 1 की कॉस्ट हो जाएगी 194 प्लस 6, 2 लाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 1 जनवरी मशीन अकाउंट में टू बैंक एक बार 1,94,000 और एक बार 6,000। ठीक है, चलिए, एक वे तो यह है कि ऑथर कह रहा है गगन 1,94,000 अलग लिख दो 1 जनवरी को और 6,000 आप अलग लिख दो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती थी कि मैं एग्ज़ाम में क्यों अपना टाइम बढ़ाऊँ, मैं यहाँ लिख देता कॉस्ट 1,94,000 प्लस इरेक्शन 6,000 और टोटल 2 लाख। तो आप 1,94,000 प्लस 6,000 लिख के आउटर कॉलम में 2 लाख भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहें तो 194 अलग और 6 अलग। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि बेटे हम बिल्कुल बुक को कॉपी करें। बुक्स क्या होती हैं, वो बिना टाइम लिमिट के बनाई जाती हैं, टाइप करके बनाई जाती हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन को हम कभी भी एग्जैक्ट मैच करने की बात नहीं करते। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2015 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। इसी साल में आपने 1 जुलाई को एक मशीन और परचेज कर ली, तो हमने इसको नाम दे दिया मशीन 2, ये 1 लाख की है, और मशीन 1 हमारी 2 लाख की है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यानी एसएलएम मेथड से आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 के बाद 16 में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 17 में ट्रांजैक्शन है। तो आओ पहले हम 15 और 16 को पूरा कर लेते हैं। तो एक तो हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर को चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 10% ऑफ द कॉस्ट,
तो यहां पर हो जाएगा मशीन 1 का हो जाएगा 2 लाख की कॉस्ट, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% इंटू 12/12। ये आपके समझने के लिए है कि 20,000 कैसे आया। अगर ये कैलकुलेशन आप नहीं डालना चाहते कोई दिक्कत नहीं। मशीन 2 के केस में आएगा, ये कॉस्ट थी 1 लाख की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10% और पीरियड था जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6/12, तो ये हो जाएगा 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन 25,000 और यहाँ पर आएगा 180 और 95 275। ठीक है, सिंपल है इसलिए यहाँ से रीड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम या प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे तो इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11th क्लास से आपने पढ़ा है। सर 15 के बाद 16 में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो 16 में हम अपने ये वाले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करेंगे। हमने 1,80,095 को ब्रॉट डाउन किया और कोई एसेट हमने परचेज किया नहीं था। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फुल ईयर का, मशीन 1 पे 20,000, मशीन 2 पर 10,000 और जो बैलेंस शीट आएगा वो आएगा 160 और 85 245। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब आइए, अब वो कहता है ऑन 1 जुलाई 2017 यानी 6 मंथ बीत जाने के बाद मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी बिकम ऑब्सोलीट, ऑक्शनड फॉर 1 लाख एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 150। मशीन 1 को सेल कर दीजिए और मशीन 3 परचेज कर लीजिए फॉर 150। तो पहले मशीन 3 को हम परचेज कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 2017 में ये हमारे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो गए और उसके बाद 1 जुलाई को हमने मशीन 3 परचेज कर ली। ठीक है, नाउ अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम कोई एसेट को सेल करते हैं तो हमें 3 स्टेप करने होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने नहीं बताया था, ये देखो ये लिखा हुआ है। सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि मैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करूंगा, फिर मैं सेल प्राइस को रिकॉर्ड करूंगा और फिर मैं उसके ऊपर P&L कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, आइए जी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। मशीन 1 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। दिस इज माय स्टेप नंबर 1, 1 जुलाई डेप्रिसिएशन। कैसे आएगा सर? कॉस्ट थी 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10% और पीरियड ऑफ यूसेज था 6 मंथ। अब सर ये मशीन हमने सेल कर दी 1 लाख की। अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मशीन 1 जो कि 1,60,000 की थी, 10,000 हमने डेप्रिशिएट की तो वैल्यू हो गई 150। वो 150 वैल्यू की मशीन मैंने 1 लाख में सेल कर दी तो मुझे लॉस हो गया 50,000। तो बाय यहां पे लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां पर होना चाहिए था बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 160 माइनस 10 माइनस 1,50,000। करेक्ट। मेरे पास अब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 थी, लेकिन मशीन 1 सेल हो गई तो मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और मशीन 3 पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। लेकिन ओके, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। 2018 में मेथड चेंज हुआ है। नाउ 2017 में क्योंकि मेथड अभी चेंज नहीं हुआ तो SLM लगाऊंगा। मशीन 2 जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% और मशीन 3 जो कि 1,50,000 की थी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% लेकिन 6 मंथ के लिए, तो 10,000 और 7,500। और हमारी जो बैलेंस शीट आएगी तो ये बच जाएगा 75 और ये बच जाएगा 1,42,500। ये बैलेंस शीट। और क्वेश्चन कह रहा है मेथड हम चेंज करेंगे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को बैलेंस BD। बस ये CD BD CD BD हमें कई बार करना पड़ता है, आपको अपने खुद करके देखना पड़ेगा कि कहीं CD BD करते करते कहीं आप गुम ना हो जाओ, लॉस ना हो जाओ। ठीक है,
अब 2018 में मेथड चेंज है, यहां देखिए ऑन 1 जनवरी ए चेंज दिस मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी को ए ने अपना मेथड डेप्रिसिएशन का चेंज किया, लेकिन हम डेप्रिसिएशन डेली नहीं लगाते, हम डेप्रिसिएशन तो तब लगाते हैं या तो हम एसेट को सेल कर दें या हमारा ईयर एंड हो जाए। इसलिए भले क्वेश्चन में मेथड 1 जनवरी को चेंज हो रहा है, लेकिन हम 31 दिसंबर को जाकर के जो भी करना है वो देखेंगे। तो आप मेथड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मेथड आपने 1 जनवरी को चेंज कर दिया, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कब करना होगा? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को वो कहते हैं जब मेथड चेंज होगा तो गगन क्या करना है? मैंने कहा करना क्या है, हमने बच्चों को बताया था कि जब भी मेथड चेंज होगा तो आपको क्या करना है, जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आएगा उसको आपने डेप्रिशिएट करना है ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यूजिंग न्यू मेथड। यानी कि अब जो 2017 के एंड में मेरी वैल्यूज आ रही हैं उनको अब मैं न्यू मेथड से डेप्रिशिएट करूंगा। और वो कह रहा है कि आपने मेथड अब अडॉप्ट करना है 15% WDV। 15% WDV आपने फॉलो करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। इस लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं है। आइए जी, 2018 में आप मेथड चेंज कर रहे हो तो वो ये कहते हैं कि गगन जो भी वैल्यू आपकी बच रही है अब आप इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में न्यू मेथड से डेप्रिशिएट कर दो। क्वेश्चन कह रहा है गगन न्यू मेथड होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो मैंने कहा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बताओ। कह रहे गगन क्या करेगा? मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर तुझे बताऊंगा तो तू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेगा। मैं तुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता रहा हूं, क्वेश्चन में देख लीजिए। इसका मतलब वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली 15% का रेट निकाल के बता रहा है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसके ऊपर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेने हैं। अगर मैंने कोई न्यू एसेट इस साल बाय किया होता तो उसके ऊपर भी मैं 15% प्रोपोर्शनेट यूसेज के पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देता। यानी अब वो ये कहता है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, अब जो मेथड चेंज हो गया है उसमें वो कहता है गगन पुराने कितने डेप्रिसिएशन चार्ज हुए, किस मेथड पे चार्ज हुए, ये मत देखो। जो वैल्यू आपके पास आ जा रही है अब आप उसे रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट कर दो, बात खत्म। ठीक है, अगर क्वेश्चन मुझे कहता रिमेनिंग लाइफ इतनी बची है तो मैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करता, लेकिन उसने मुझे रेट दे दिया, मेरा काम इजी हो गया, मैंने रेट लगा के डेप्रिसिएशन लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। बोलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 डन। कितनी सिंपल थी सर, ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डिमिनिशिंग में जा रहा है, ये तो बहुत ही आसान था। अब आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है आइए जी, ये तो बहुत बढ़िया है। आइए, तो एग्जाम के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए। Ahan and company which depreciates its machinery at the rate of 10% on diminishing balance method। वो पहले बता रहा है कि गगन हम 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा के काउंटिंग करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। कह रहे हैड ऑन 1 अप्रैल 2017 9,72,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट। वो कह रहे कि अगर हमने नया बिजनेस थोड़ी ना शुरू किया, पिछले क्वेश्चन में तो नया एसेट स्टार्ट हुआ कि 1 जनवरी को आपने 1,94,000 का बाय कर लिया। कहता है यहाँ वो कह रहा है कंटिन्यूसली हम चलते हुए आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर डेट, ओपनिंग डेट पर हमारी मशीनरी अकाउंट के अंदर बैलेंस है 9,72,000 और हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 1 अप्रैल को ये बैलेंस है और ड्यूरिंग द ईयर 17-18 कहता है इस ईयर के अंदर मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 80,000 was sold for 45,000 on 1 October 2017
and a new machine at a cost of 1,50,000 was purchased and installed on the same date. कहते हैं गगन 1 अक्टूबर को हमने एक तो न्यू मशीन परचेज कर ली, ठीक है। कहते हैं एक पुरानी मशीन जो हमने कब खरीदी थी 2015 में, वो हमने इस साल सेल कर दी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि नॉर्मली जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन में हमारे पास दिया होता है मशीन 1, मशीन 2, लेकिन यहां तो हमें कंसोलिडेटेड टोटल बैलेंस दिया था 9,72,000, उसमें ये वाली मशीन भी इंक्लूडेड थी जो कि हमने सेल कर दी। हाँ सर, थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा कि यहां पर एग्जामिनर आपसे ब्रेकअप चाह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस का एक ब्रेकअप निकालना पड़ेगा कि ये वाली मशीन की वैल्यू उस दिन क्या थी, ठीक है। 8,000 रुपीज के इंस्टॉलेशन चार्जेस न्यू मशीन पर थे और एंटिटी डिसाइडेड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। कहते हैं गगन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ही रखना, ओके। शो मशीनरी अकाउंट। Illustration number 14, मशीनरी अकाउंट। एज अ टीचर, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ही वो इमीडिएटली पिक्चर बना देता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लेकिन एज अ स्टूडेंट हो सकता है कि आपके माइंड में इमीडिएट पिक्चर ना बने, तो कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है गगन 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन था 9,72,000, करेक्ट। अब सर इसमें कितनी मशीन थी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मुझे क्या पता, लेकिन इसमें एक मशीन ऐसी थी जो कि मैं इस साल सेल करने वाला हूं। क्वेश्चन कह रहा है गगन 1 अक्टूबर को हमने एक न्यू मशीन परचेज की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट है 1,50,000। अगर इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हों, इंस्टॉलेशन चार्जेस हों, इसमें कोई इरेक्शन चार्जेस हों, वो सब ऐड कर लेना, कोई रिफंडेबल ड्यूटीज हो तो माइनस कर लेना। क्वेश्चन कह रहा था गगन इसमें 8,000 की कुछ इंस्टॉलेशन है, तो ये हो गया 1,58,000। और 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक मशीन को सेल किया है, तो हमारे स्टेप्स कहते हैं गगन पहले तो चार्ज करना डेप्रिसिएशन, फिर चार्ज करना बाय बैंक जो भी आपका सेल प्राइस है। और मैं आपको बताऊं सेल प्राइस कितना था, सेल प्राइस था 45,000, ये सेल प्राइस था, ये गिवन था 45,000। उसके बाद हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना था, ठीक है। नाउ वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of written down value of machine sold at 1 April 2017, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि गगन जो मशीन हमने सेल की है वो हमने 1 अप्रैल 15 में परचेज की थी 80,000 की। 1 अप्रैल 2015 को वो मशीन हमने परचेज की थी 80,000 की, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, 8,000। ये वैल्यू आई होगी 1 अप्रैल 2016 को। फिर ड्यूरिंग द ईयर 16-17
डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा एट द रेट ऑफ 10%। मेथड था WDV, तो ये डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज होगा। WDV मेथड कहता है जो बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, यानी वैल्यू ऑन 1/4/2017 आई होगी 008 64,800। इसका मतलब जो मशीन हमने सेल की है, जो मशीन हमारी करंट ईयर में सोल्ड हो गई है उसकी वैल्यू होगी 64,800 बिगिनिंग में। यहां पर हमने मेथड को चेंज कर दिया, अब हमारा मेथड हो गया SLM मेथड हो गया। लेकिन AS5 कहता है कि गगन जिस दिन मेथड चेंज कर रहे हो उस दिन जो कैरिंग अमाउंट बचता है उसे रिमेनिंग लाइफ में आपने डेप्रिशिएट करना है। देखो मेथड चेंज हो गया है, SLM हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेथड चेंज हो गया, SLM हो गया है। कई बच्चों के माइंड में ये आएगा कि गगन सर SLM का मेथड होता है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो कुछ बच्चे गलती से क्या करेंगे, वो कहेंगे गगन सर इसकी कॉस्ट थी 80,000, रेट हो गया है न्यू मेथड में 10% और पीरियड है 6 मंथ। कुछ बच्चे 4,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, कहेंगे SLM में यही तो लिखा है, जो कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ। लेकिन हमारा मेथड चेंज हुआ है। जब मेथड चेंज होता है तो AS5 कहता है कि गगन अब जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा है उस कैरिंग अमाउंट को ही आपने आगे लेके चलना है। यानी कि गलती सिर्फ यहां पर स्टूडेंट ये कर सकता है कि वो इसको ले लेगा, जबकि उसको जो वैल्यू लेनी है वो ये वाली लेके चलनी है। SLM मेथड में भी वैल्यू ये वाली ही लेकर के चलनी है, क्योंकि जो भी कैरिंग अमाउंट है इसी कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय न्यू मेथड। और क्योंकि क्वेश्चन रेट निकाल के दे रहा है इसलिए हमने इसको 10% ले लिया। वैसे ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग एरर होनी चाहिए कि जब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो रेट को तो 15% करना चाहिए था, कुछ तो बढ़ाना चाहिए था, तो वो उनकी ड्राफ्टिंग एरर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये एरर समझ में भी नहीं आती, मैंने कहा छोड़ो, करनी भी क्या है। ये डेप्रिसिएशन आ गया 3,240 और आप चाहो यहां लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1 और यहां पर आप नीचे चाहो तो बना सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट की जगह पर हम लोग लेंगे उसका कैरिंग अमाउंट, इसलिए हम 80,000 ना लेके हम लेंगे 64,800 इंटू 10% जो न्यू रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है और इंटू पीरियड ऑफ यूसेज 6/12। फिर यहां पर हम 1 अक्टूबर 2017 को लिखेंगे बाय P&L ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल हो जाएगा 64,800 ओपनिंग वैल्यू थी, 3,240 का डेप्रिसिएशन था, 45,000 में सेल कर दिया। ठीक है, ये आप दिखाना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं दिखाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। -45,000 ये आपको लॉस हो गया 16,560। नाउ 31st of December 2018 by depreciation old machine new machine working note number 3 depreciation on old machines on 31st of March 18।
कैरिंग अमाउंट ऑन 1/4/17 9,72,000 माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, जो मशीन आपने 1 अक्टूबर में सेल कर दी थी उसकी कैरिंग अमाउंट को आप बाहर कर दीजिए। तो जो रिमेनिंग है, जो बैलेंस मशीन आपके पास अवेलेबल है ऑन 31 मार्च 18, उनका अमाउंट आएगा 200 और ये 12 11 माइनस 4 7 9,07,200 आएगा और इसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। न्यू मेथड, जब भी मेथड चेंज होगा तो आप ये मत कहना कि गगन सर आपने WDV मेथड लगाया। नहीं, मैंने SLM मेथड लगाया, लेकिन वो चेंज ऑफ मेथड ये कह रहा था कि गगन जो भी कैरिंग अमाउंट आएगा उसी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करना है। तो यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये हो जाएगा 90,720 और ये इसका हाफ हो जाएगा 15,800 का हाफ, तो 7,450 नहीं 7,900। 1,58,000 1,58,000 into 10% divided by 2, 7,900. Yes, correct. 0 2 9 and 7 16 1 carry 98,620 और यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन ओल्ड मशीन और न्यू मशीन। ओल्ड मशीन का आ जाएगा 9,07,200 माइनस 90,720 8,16,480 और न्यू मशीन का आ जाएगा 1,50,100। ये हमारा 17-18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है शो मशीनरी अकाउंट फ्रॉम अप्रैल 17 टू मार्च 19। तो वो क्वेश्चन कह रहा है गगन आपने 18 19 दो बनाना है और क्वेश्चन कह रहा है गगन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाओ। तो बेटे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को मैं केवल प्रोविजन के मेथड में डील करता हूं, इस मेथड में डील नहीं करता। अलग से मशीनरी डिस्पोजल बनाने का कोई लॉजिक नहीं होता, हम मशीन अकाउंट में ही दिखा देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन पूछा गया मशीनरी डिस्पोजल क्यों ना बनाएं। तो बेटे अगर एग्जाम में कहा जाएगा तो हम बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में कभी कहा नहीं जाता। मशीनरी डिस्पोजल का कंसेप्ट केवल प्रोविजन में ही याद रखो, यहां याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने 17-18 का बना दिया और उम्मीद करता हूं 18-19 का आप खुद से बना लेंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। मशीनरी डिस्पोजल मैंने आपको कहा कि क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं है, बुक बनवाना चाहती है तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, एग्जाम में कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जी, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो मैं आपको करवाऊंगा अभी, क्योंकि हमने प्रोविजन वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, सिंपल वाले किए हैं। तो आज सिंपल वाले कर लेते हैं, एक क्लास में हम और प्रोविजन वाले क्वेश्चन कर लेंगे और फिर मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ABC एंड कंपनी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2014 अ मशीन फॉर 4,50,000, स्पेंड 10,000 ऑन फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो बेटे ये मेरी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, इसका मतलब 1 अक्टूबर 14 को मेरी मशीन हो गई 460। ऑन 25 ऑफ दिसंबर
इट फर्दर स्पेंड 40,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ओ, कहते हैं हमने मशीन परचेज कर ली थी अक्टूबर में, लेकिन दिसंबर मंथ में हमने उसकी इरेक्शन करवाई और मशीन हमारे पास अवेलेबल हो पाई फॉर यूज ऑन 2015। तो बेटे मैं आपको बता दूं, जब तक मशीन अवेलेबल फॉर यूज नहीं थी उससे पहले जो भी कॉस्ट लग रही है उसको इकट्ठा करना है, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। यानी कैलेंडर ईयर 2014 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2015 से। सर किस पॉइंट को रिलेट करके आप ये कहना चाहते हो? क्या आपने ये बात को कहीं लिखा था? यहां पर आप नोट के अंदर, ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, depreciation will start from the date the asset is ready for use। ठीक है, आपने एसेट को कब रेडी किया था यूज करने के लिए, वो कब रेडी हो गई थी, आपने एक्चुअल यूज करना स्टार्ट किया या नहीं किया, वो कब रेडी फॉर यूज हो गई, या कब वो आपके पास अवेलेबल फॉर यूज हो गई। ठीक है, उस डेट से आप उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करोगे। बेटे हमारे पास मान लीजिए हमने एक जनरेटर खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक जनरेटर खरीदा। अब परचेज करके हमने उसको रेडी कर लिया, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो उसको यूज करना है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं, 6 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, तो हम एक्चुअल यूसेज की बात नहीं करें। जब आपने उसको प्रॉपर इंस्टॉल करके ओके कर दिया था, उस दिन से पहले के खर्चे मेरी कॉस्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर जिस दिन हमने उसको रेडी टू यूज कर दिया उसके बाद से हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लाइन हमारे नोट्स में यहां पर मिसिंग थी, तो हमने इसको नोट्स के अंदर ऐड कर लिया। आइए जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 के एंड में ये कंपनी अपना मेथड और डेप्रिसिएशन चेंज करेगी, WDV से SLM पर जाएगी। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एज पर AS10 फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। यानी मेरा फर्स्ट ईयर है 2014। 2014 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। देखिए 2014 में 1 अक्टूबर को ये मशीन परचेज की, ये हमने उसकी ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस पे की, ओके, और फिर हमने यहां पर 2014 यहां पर कंप्लीट हुआ, 2014 में हमने कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। आई थिंक दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 15। मशीनरी अकाउंट। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, मेरी वेट करने की जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर 2014 को हमने यहां पर लिखा टू बैंक, मशीन परचेज की गई 4,50,000 और हमने उसके ऊपर स्पेंड किए थे 10,000। ये हो गया 4,60,000।
25 को क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कुछ और खर्चा किया था ऑन इट्स इरेक्शन 40,000, और फिर 31 दिसंबर 2014 को यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। 2, 4, 5 दिन जो भी दिसंबर के 2, 4, 5 डेज थे उस दिन में इसका बेस बनने में समय लगा। तो ये मशीन हमारे पास स्टार्ट हुई, मशीन 1 हमारे पास यहां स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2015 को 5 लाख। ऐसे बनेगा 14 का अकाउंट। बुक ने यहां पर ना कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट में काम कर दिया, या कुछ बुक से टाइपिंग में एरर हुई तो उन्होंने 14, 15 को ना मर्ज कर दिया। तो आप ऐसे नहीं बनाओगे, 2014 बना के आप 2015 में आओगे। अब 2015 में 1 जनवरी 2015 को ये मशीन अवेलेबल फॉर यूज हो गई। हम यहां से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे। ऑन 1 जुलाई 15 इट परचेज अनदर मशीन फॉर 1 लाख। ठीक है, अब 2015 में 1 जुलाई एक और मशीन नंबर 2 परचेज की गई फॉर ₹1 लाख। अब आपने 31 दिसंबर 15 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन 1, मशीन 2। ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016, वो कुछ जो भी 16 में किया, फिर वो 17 में कुछ कर रहा है, फिर 18 में कुछ कर रहा है। कोई बात नहीं, हमारा अभी ये मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा था वो 10% WDV मेथड से चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन 1 का डेप्रिसिएशन आएगा 10% 50,000 और इसका आएगा 5,000। क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होती, कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत ही मैकेनिकल सा होता है ये क्वेश्चन। सर बैलेंस CD बताइए कितना होगा। मैंने कहा मैं बताऊंगा या आप बताओगे। सर हम बता रहे हैं, आप लिख दो मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 4,50,000 और मशीन 2 95,000, ये हो गया 5,45,000। लीजिए 1 जनवरी 2016 में फिर से रिपीट करना पड़ेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1, मशीन 2 450, 95, 545। टू 2016 में देखते हैं क्या हुआ अब। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2016 it spent 10,000 for repairs on 1st April 2016 on machinery purchased on 1st October 2014। क्वेश्चन कह रहा है कि गगन 1 अप्रैल 2016 को हमने रिपेयर के 10,000 खर्च किए, तो रिपेयर इज एन एक्सपेंस एंड इट विल गो टू P&L अकाउंट। इसको एसेट अकाउंट में लेके मत चले जाना। गलती से भी ये मत समझना कि सर डेप्रिसिएशन के अंदर दिया है, आप एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो। वो जब हम न्यू मशीन परचेज करते हैं तब एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। सर ये रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है? अरे बुक खोल के पढ़ लेना। रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब एसेट की मेंटेनेंस पर जो आप खर्चा करते हो उसे डायरेक्टली P&L में डेबिट करते हैं, उसे एसेट के अंदर डेबिट नहीं करते। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। ओके, उसके बाद वो अप्रैल 2017 में आ रहा है, यानी 16 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 31 दिसंबर 16 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन 1, मशीन 2 में। नाउ मशीन 1 का डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑफ दिस वैल्यू। WDV मेथड है तो जो भी बैलेंस है उसका 10% चार्ज करो, और इसका भी पूरे साल का होगा 9,500, 54,500,
31 दिसंबर 16 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 मशीन 2, ये 4,05,000 और ये होगा 85,500, टोटल हो जाएगा 4,90,000 और 500। ठीक है, वन फोर नहीं 1117 4,05,000 85,500 4,90,500। However, on 1/4/17 यानी 3 months के बाद a part of the machinery purchased on 1st October 2014, मतलब मशीन 1 का कोई पार्ट जो कि हमने परचेज किया था 2 लाख का, was sold for 1,50,000। ओके, करेक्ट। आइए जी, नाउ on 1st April 2017 part of the machinery purchased on 1st October 14, यानी कि वो मशीन 1 की बात कर रहा है, पार्ट ऑफ मशीन 1 कॉस्टिंग 2 लाख वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000। वो कह रहा है कि हमने जो मशीन हमने 2014 में परचेज की थी वो हमने पूरी सेल नहीं की, उसका पार्ट हमने सेल किया है। इसका मतलब मुझे यहां पर इसका ब्रेकअप करना पड़ेगा। एक पार्ट ऐसा है जो सोल्ड हो गया और एक पार्ट है जो उसका बैलेंस रह गया। ये WDV है और मुझे क्वेश्चन कह रहा है गगन उसकी कॉस्ट 2 लाख थी, इसका मतलब जो पार्ट बैलेंस रह गया उसकी कॉस्ट 3 लाख थी। आप ऊपर जाके चेक कर लो कि आपकी जो मशीन स्टार्ट हुई थी, है ना, तो मशीन 1 की हमारी टोटल वैल्यू थी 5 लाख। अब क्या है, मशीन के कई सारे पार्ट्स होंगे, तो इस ईयर में जाके पूरी मशीन सेल नहीं हो रही, उसका एक पार्ट सेल हो रहा है। तो मुझे यहां पर पहले ब्रेकअप करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही होगा, तो आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए जिसकी कॉस्ट 5 लाख थी उसकी 1/4/17 को WDV आ रही है 4,05,000। ठीक है, तो 1 रुपी कॉस्ट की WDV होनी चाहिए 4,05,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। और अगर मुझे 2 लाख की कॉस्ट की WDV जाननी है 1/4/17 को, तो वो होनी चाहिए 4,05,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 2 लाख। बेटे वो जिस मशीन का वो पार्ट है उस मशीन की WDV को मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया वैल्यू के अकॉर्डिंगली। सिंपल सा लॉजिक लगाया। अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप समझ जाएंगे। ये वैल्यू आ गई 1,62,000। सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूं? तो आप फिर कैलकुलेट करो। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 आप कोई एक ऑल्टरनेटिव एग्जाम में लिखेंगे
अल्टरनेटिव नंबर 2, मैं 1115 को उसकी कॉस्ट लेके चल रहा हूं 2 लाख, ठीक है। तो यहां पर फिर 1117 होगा, सॉरी 15। तो डेप्रीसिएशन ईयर 15 में इसका 10% चार्ज करूंगा 20,000, ये हो जाएगा 1116 को WDV 1,80,000। फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा ईयर 2016 में 10% ऑफ इट 18,000, और 1117 को WDV इसकी आ जाएगी 1,62,000, ठीक है। तो दोनों हमारी सेम ही आनी चाहिए थी। अब क्या करेंगे, ये मशीनरी हम सेल कर देंगे फॉर 1,50,000। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को बाय डेप्रीसिएशन 1,62,000 की मशीन थी, रेट था 10%, पीरियड ऑफ यूसेज होगा 3 मंथ्स। ये आ गई 4,050 रुपीज। इसे आपने सेल कर दिया 1,50,000 में, और यहाँ आपका बाय P&L लॉस आ जाएगा 1,62,000 माइनस 4,050 माइनस 150, 162,000 माइनस 4,050 और माइनस 1,50,000, 7,950 रुपीज का लॉस आ गया। 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज कर ली 3 लाख की। 1 अक्टूबर 17 को टू बैंक मशीन नंबर 3 1 लाख की, 3 लाख की। 31 ऑफ दिसंबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1। अब मशीन 1 का जो वो पार्ट था ये तो था 1,62,000, तो जो रिमेनिंग पार्ट था उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4,05,000 माइनस 1,62,000, 2,43,000। यानी मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2,43,000 इंटू 10% 24,300, और इसका वर्किंग नोट आप बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 ऑन 31 दिसंबर 2017, तो 4,05,000 माइनस 1,62,000 इंटू में 10%, इंटू में 12/12, 24,300। मशीन 1 का बैलेंस आएगा 2,18,700, मशीन 2 का 8,550, 76,950, और मशीन 3 का 3 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 4, 7,500, 2,93,500, नहीं 2,92,500।
1/1/2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। अच्छा, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन भले बोरिंग होते हो, लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं, इसीलिए हमने इसको ये नहीं कहना कि सर ये बोरिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अरे जिसमें मार्क्स मिल रहे हो वो सबसे बढ़िया है। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है 1 जुलाई 2018 को मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2015, यानी सेकंड वाली मशीन सेल कर दी गई 65,000 में। ओके, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन चेंज टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, पहले 1 जुलाई 18 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन नंबर 2 का 76,950, 10% 6 मंथ का। $3,847.5, तो 3,848 बाय बैंक कितने की सेल की आपने? 65,000 की। और यहां पर बाय P&L लॉस 76,950, 3,848 माइनस 65,000, $8,102। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को अब आप न्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। आपकी मशीन 2 सेल हो गई और ये आपके कैरिंग अमाउंट हैं। इन्हीं कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में मुझे डेप्रिशिएट करना है, और क्वेश्चन कह रहा है न्यू मेथड SLM है एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पर मशीन 1 और मशीन 3 ये हो जाएगा 21,870 और ये हो जाएगा 29,250। और फिर 31 दिसंबर 2018 को बाय बैलेंस CD मशीन 1 और मशीन 3, बस इसको वैल्यू को निकाली और हो गया। तो आपने चेंज ऑफ मेथड को सीख लिया है जब हम विदाउट प्रोविजन काम करते हैं। अभी विद प्रोविजन का अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारी तरफ से डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप जी भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में एक बार और प्रोविजन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट होगा। थोड़ा सा बेटे ये होता है रिपीटिटिव टाइप का होता है, बोरिंग होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, बट कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में मार्क्स इसी के मिलेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।